स्टाइलो न्यूज इंटेलिजेंस अपडेट में स्वागत है। आज हम बात करेंगे उत्तर कोरिया की 9वीं पार्टी कांग्रेस के बारे में और देखेंगे कि कैसे वहां परमाणु विस्तार और सत्ता को और मजबूत करने पर जोर दिया जा रहा है। नमस्कार, आज की तारीख है 4 मार्च 2026। ये स्टाइलो न्यूज इंटेलिजेंस अपडेट आपके लिए प्रोवेव एआई लेकर आया है, जो स्टाइलो इंटेलॉब्स और स्टाइलो न्यूज के निर्माता हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। 9वीं पार्टी कांग्रेस से उत्तर कोरिया में हाल ही में ये कांग्रेस खत्म हुई है और इसका सबसे बड़ा नतीजा है विस्तार के लिए एक नया आदेश। तो हुआ ये है कि प्योंगयांग में वर्कर्स पार्टी की 9वीं कांग्रेस अब खत्म हो चुकी है और इससे एक बात तो साफ हो गई है, किम जोंग उन का नेतृत्व पहले से भी ज्यादा मजबूत हो गया है। और सिर्फ इतना ही नहीं, सैन्य और परमाणु विस्तार के लिए भी एक बिल्कुल साफ एजेंडा तय कर दिया गया है। आइए इस कांग्रेस की मुख्य घटनाओं पर एक नजर डालते हैं। फरवरी के आखिर में प्योंगयांग में कांग्रेस शुरू हुई। 22 फरवरी को किम जोंग उन को फिर से जनरल सेक्रेटरी चुना गया। इसमें कोई हैरानी की बात नहीं थी। लेकिन असली खबर आई 26 फरवरी को, जब परमाणु हथियारों के जखीरे को हर साल बढ़ाने की योजना का ऐलान किया गया। इस घोषणा ने पूरी दुनिया का ध्यान खींचा और फिर 28 फरवरी को यह कांग्रेस समाप्त हो गई। अब बात करते हैं इस खबर के पहले पहलू की, और वो है कमांड और कंट्रोल को मजबूत करना। मतलब किम राजवंश ये कैसे सुनिश्चित कर रहा है कि सत्ता उन्हीं के हाथ में रहे। किम जोंग उन की रणनीति का मकसद बिल्कुल साफ है। जैसा कि कहा गया है, शासन की निरंतरता को सुनिश्चित करना और किसी भी तरह की राजनीतिक अस्थिरता से बचना। और यही वजह है कि उनके लिए उत्तराधिकार की योजना इतनी ज्यादा मायने रखती है। तो सवाल उठता है कि किम जोंग उनका वारिस कौन होगा। दक्षिण कोरिया से मिली खुफिया जानकारी तो यही इशारा कर रही है कि वो अपनी बेटी किम जू ए को इस भूमिका के लिए तैयार कर रहे हैं। खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक इस उत्तराधिकार योजना की कुछ खास बातें हैं जिसे तैयार किया जा रहा है। वो हैं किम जू ए, जिनकी उम्र लगभग 13 साल है। लक्ष्य जाहिर है राजवंश की निरंतरता बनाए रखना है। उन्हें पहले से ही नीति निर्माण और सार्वजनिक कार्यक्रमों में ज्यादा शामिल किया जा रहा है। और हाल ही में उनकी एक तस्वीर भी सामने आई है जिसमें वो एक राइफल के साथ अभ्यास कर रही हैं, जो उनके भविष्य की भूमिका का एक बहुत ही स्पष्ट संकेत देता है। चलिए अब बात करते हैं दूसरे अहम पहलू की, उत्तर कोरिया की नई सैन्य ताकत। उन्होंने एक नया परमाणु सिद्धांत अपनाया है जो उनकी सामरिक क्षमता में एक बहुत बड़ी छलांग है। 50 ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये उन नए 600 मिलीमीटर मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर्स की संख्या है जिन्हें उत्तर कोरिया ने तैनात किया है, और ये एक बहुत बड़ी सैन्य बढ़त का संकेत है। अब सवाल ये है कि ये नए लॉन्चर्स इतने खतरनाक क्यों हैं। देखिए, सबसे पहली बात, ये परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम हैं। दूसरी बात, बेहतर टारगेटिंग के लिए इनमें एआई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है। तीसरी, इनका 600 mm का कैलिबर ये तोपखाने और मिसाइलों के बीच की रेखा को ही धुंधला कर देता है। और आखिर में इनका मिशन इन्हें इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि ये इस क्षेत्र के मिसाइल डिफेंस सिस्टम को भी चकमा दे सकें। और यहाँ एक बहुत बड़ा नीतिगत बदलाव देखने को मिला है। किम जोंग उन ने ऐलान किया है कि उत्तर कोरिया अब हर साल अपने परमाणु हथियारों के जखीरे को बढ़ाएगा। जाहिर है, ये एक ऐसी नीति है जो इस क्षेत्र में तनाव को और ज़्यादा बढ़ा सकती है। अब आते हैं तीसरे और बहुत ही अहम पहलू पर, और वो है रूस प्योंगयांग की धुरी। इन दोनों देशों के बीच एक रणनीतिक गठबंधन है जो लगातार गहराता जा रहा है। 33,000 यह अंदाज़ा लगाना भी मुश्किल है, लेकिन ये उन शिपिंग कंटेनरों की अनुमानित संख्या है जो सैन्य सामान से भरकर उत्तर कोरिया से रूस भेजे गए हैं। ये आंकड़ा दिखाता है कि दोनों देशों के बीच कितने बड़े पैमाने पर सैन्य सहयोग चल रहा है। और देखिए, ये गठबंधन दोनों के लिए फायदेमंद है। एक तरफ उत्तर कोरिया रूस को तोपखाने, रॉकेट, मिसाइलें और यहां तक कि लड़ाई के लिए करीब 10,000 सैनिक भी दे रहा है। तो बदले में रूस उत्तर कोरिया को वो चीजें दे रहा है जिसकी उसे सबसे ज्यादा जरूरत है, यानी एडवांस्ड मिलिट्री हार्डवेयर। इसमें पैंटीर मोबाइल एयर डिफेंस सिस्टम्स यानी हवाई हमलों से बचाने वाले सिस्टम्स और इलेक्ट्रॉनिक युद्ध के उपकरण शामिल हैं। अब इस सैन्य सहयोग को लेकर दुनिया भर में राय बटी हुई है। एक तरफ है रूस के विदेश मंत्री लावरोव, जिनका कहना है कि उत्तर कोरिया के परमाणु हथियार उसकी समृद्धि के लिए जरूरी हैं और वो संयुक्त राष्ट्र के नए प्रतिबंधों को रोकेंगे। वहीं दूसरी तरफ यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की इस बात को लेकर आगाह कर रहे हैं कि उत्तर कोरियाई सैनिकों के मॉडर्न हाइब्रिड वॉरफेयर की रणनीति सीखने से खतरा पैदा हो सकता है। तो यहाँ दो बिल्कुल अलग अलग नजरिए साफ दिखते हैं।
तो इन सब का भू राजनीतिक स्तर पर क्या असर होगा? आइए अब इस पर एक नज़र डालते हैं कि क्षेत्रीय स्थिरता के लिए इसके क्या मायने हैं। तो आखिर इस क्षेत्र के मुख्य खिलाड़ी चाहते क्या हैं? देखिए, उत्तर कोरिया की मांग है कि उसे एक परमाणु शक्ति के रूप में मान्यता दी जाए ताकि अमेरिका के साथ उसके संबंध बेहतर हो सकें। वहीं दक्षिण कोरिया बातचीत की मेज पर लौटने और संयुक्त राष्ट्र के प्रस्तावों का पालन करने की अपील कर रहा है। और अमेरिका और उसके सहयोगी देश वो उत्तर कोरिया के इन कदमों को अस्थिरता फैलाने वाला मानते हैं और जवाब में फ्रीडम शील्ड नाम से एक संयुक्त सैन्य अभ्यास की योजना बना रहे हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि इस तेजी से हो रहे सैन्य विस्तार का कोरियाई प्रायद्वीप और उसके बाहर पूरी दुनिया की स्थिरता पर आखिर क्या असर पड़ेगा? अगर आप इस विषय पर और गहरा विश्लेषण चाहते हैं तो पूरा स्टाइलो न्यूज़ इंटेलिजेंस अपडेट जरूर सुनें। ये आपके पसंदीदा चैनल पर उपलब्ध है या आप इस पोस्ट पर दिए गए लिंक पर भी जा सकते हैं। इस स्टाइलो न्यूज़ इंटेलिजेंस अपडेट को देखने के लिए आपका धन्यवाद। AI पावर्ड न्यूज़ जब भी आप चाहें, इसके लिए www.stylonews.com पर जाकर स्टाइलो न्यूज़ को सब्सक्राइब करें।